महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास की शुरुआत हो गई है। पहला दिन ओपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम अराकीन असेंबली भी मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कमरबस्ता है। महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया। मॉनसून इजलास फडणवीस हुकूमत का आखिरी इजलास होगा। 3 हफ्ते की मुद्दत तक चलने वाले इस इजलास में फडणवीस हुकूमत 13 नए बिल असेंबली में पेश करने वाली है, जबकि अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की नाकामी को उजागर करने और उससे पूरी तरह से घेरने की तैयारी भी कर ली है। बहुत सारे इश्यूज है महाराष्ट्र के अंदर। अभी बारिश नहीं गिरी है, लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, ग्रामीण एरिया के अंदर हालत ख़राब है। अभी भी किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। और कई इश्यूज है हमारे, जो मेट्रो की इन्होंने जो बात की थी कि चालू करने की, मेट्रो का काम अभी लगता नहीं कि और 6 महीना भी पूरा होगा। कोस्टल रोड की इन्होंने बात की थी कि पिछले 5 साल के अंदर बनाएंगे, 5 साल पूरा खत्म हो गया, दूसरा 5 साल लगने वाला है। इश्यूज से भरपार है। कोई अभी तक की इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम पूरा करने का दिखाया नहीं है। फडणवीस हुकूमत ने मराठा समाज को रिजर्वेशन फराहम किया, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत इस मॉनसून सेशन में धंगर समाज की फलाह बहबूद के लिए नई स्कीमों को भी पेश करने वाली है। वाज़ेह है कि धंगर समाज भी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में रिजर्वेशन का मुतालबा करता रहा है। मुस्लिम समाज की फलाह और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिक मुस्लिम अराकीन भी इस असेंबली सेशन में हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। जो पिछले 5 सालों से एक मुद्दा है, हर असेंबली में हम वो मुद्दे को लेते हैं कि जो अक़लियत के अंदर SBC A कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस असेंबली में भी हम यही मांग करेंगे कि हमको जो 2014 में जो रिजर्वेशन मिला था उसको इस गवर्नमेंट ने बहाल करना चाहिए। जो पहले से हम डिमांड करते आ रहे हैं कि जिस तरह आपने मराठाओं को दिया उसी तरह हम मराठाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर कमेटियों के रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र का जो कास्ट मुसलमान है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सरकार उस पर गहराई से विचार विमर्श करे और इम्प्लीमेंट करे, यही मांग करेंगे इंशाल्लाह। रियासती असेंबली इजलास से कबल ही फडणवीस हुकूमत में तोसी की गई और 13 नए वज़रा को काबीना में जगह दी गई। हैरत की बात यह है कि रियासत की पूरी काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा है ही नहीं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुसलसल मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को नजरअंदाज ही किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जब 10% रिजर्वेशन गरीबों को दिया तो उसमें किसी भी जाति का धर्म का उल्लेख नहीं है। और आज अगर हम देखें तो हमारे माइनॉरिटीज में भी बहुत बड़े पैमाने पर गरीब समाज है। और ये 10% रिजर्वेशन हिंदुओं को मिलेगा, वैसे मुसलमानों को भी मिलेगा, ईसाइयों को भी मिलेगा, सिखों को भी मिलेगा। सभी को, जो रिजर्वेशन में नहीं है ऐसे सभी को रिजर्वेशन मिलेगा। असेंबली इजलास के पहले रोज कांग्रेस NCP अराकीन असेंबली ने पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने वाले अराकीन असेंबली के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में काबीना में तोसी और रद्दोबदल किया गया है। इस काबीना का MIM विदर्भ सदर और अमरावती बल्दिया उज़्मा के अपोजिशन लीडर अब्दुल नाजिम ने खैर मकदम किया है और नौ मुंतखब काबीना से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस हुकूमत वाकई सबका साथ सबका विकास नारे को अमली जामा पहनाना चाहती है तो मुसलमानों को जल्द 5% रिजर्वेशन बहाल करे। अगर सरकार को मुसलमानों के साथ में इतना ही मोहब्बत है और मुसलमानों को अगर वो हकीकत में अगर इंसाफ देना चाहती है तो हुकूमत में चाहिए कि मुसलमानों को 5% आरक्षण जो महाराष्ट्र में मांगा जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमान हर पेशे के अंदर पसमानदा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मुसलमान जो है पसमानदगी के नीचे से नीचे तबके इसमें जा चुका है। तो हुकूमत में चाहिए कि मुसलमानों को सीधे तौर पर महाराष्ट्र में 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर मुसलमानों को 5% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी या सरकार देती है तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई में सबका साथ और सबका विकास। पार्लिमानी इंतखाब के बाद अब महाराष्ट्र में मुख्तलिफ सियासी जमातें असेंबली इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। ऐसे में पार्लिमानी इंतखाब में कांग्रेस को जबरदस्त झटका देने वाली वंचित अखाड़ी के साथ हाथ मिलाने को न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी भी तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर अबू आसिम आजमी ने मुंब्रा में एक ईद मिलन प्रोग्राम में इन बातों का इजहार ख्याल किया
अबू आसिम ने कहा कि इस वक्त मुल्क की सेक्युलर पार्टियों के पास लीडरशिप ही नहीं रह गई है। हालांकि वो मुत्तहिद होना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की चाह उन्हें मुत्तहिद नहीं होने दे रही है। बीजेपी और शिवसेना, आरएसएस ये जो इस देश को धर्म के नाम पर बांट देना चाहती, हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन जो सही बात है कि मैं देख रहा हूँ मोदी जी और अमित शाह जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत करने वाला मुझे और किसी पार्टी में कोई नज़र नहीं आता है। अगरचे कांग्रेस को महाराष्ट्र के इलेक्शन में सीटें जीत के आना है तो उन्हें मेहनत करना चाहिए और लीडरशिप पैदा करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि घर कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, लीडरशिप में नहीं है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए तो कैसे जीत के आ सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अलायंस हो, पहले भी कोशिश किया था, लेकिन कांग्रेस का जो उनका जो घमंड है वो नीचे नहीं आ रहा है। वो समझते हैं कि जिस तरह आज़ादी के बाद इस देश में बहुत सालों तक पूरी मेजॉरिटी से इनकी सरकार रही है और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट तक ये लोग जीतते आए, उनको अभी तक वही चीज़ सवार है, उनको अपना रुख बदलना चाहिए। कोलकाता में हुए डॉक्टरों पर हमले को लेकर मुल्क भर में डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। मुंबई में भी आज डॉक्टरों ने अपना कामकाज जारी रखते हुए एक खामोश जुलूस निकाला। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने हालात का जायजा लिया। हुए डॉक्टरों पर हमले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई शहर में आज भी, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, तकरीबन 5,500 के करीब जो मार्ड के डॉक्टर हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने आज भी अपना समर्थन जारी रखा। हालांकि इस समर्थन में किसी तरह का शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। पूरी तरह से जो मार्च था पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। तमाम डॉक्टरों की तस्वीर आप देखते हैं कि ये मुंबई के सायन अस्पताल के डॉक्टर की मार्ड की टीम है। और क्या कुछ कहना है इनका, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट जारी रहेगा आगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इन्हीं से बात करते हैं। मार्ड प्रेसिडेंट जो सायन के हैं, प्रशांत चौधरी जी, इनसे बात करें। प्रशांत जी, क्या कुछ कहना है आपका? क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है बंगाल में जिस तरह से हो रहा है? सुनाई दे रहा था कि बातें थम गई हैं, प्रदर्शन थम रहा है, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। बात यह है कि इस सारे किस्से में ये जो घटना घड़ी है, इसके लिए बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपना सपोर्ट जो है दिया है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और हमने हमारा जो निषेध है वो शुक्रवार को सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मास एब्स्टिनेंस करके ऑलरेडी हमने एक्सप्रेस कर दिया था। तो अभी हम नहीं चाहते थे कि पेशेंट्स को और किसी भी तरह की असुविधा हो, तो इसीलिए हमने सारा काम जारी रखे बिना स्ट्राइक किए, सिर्फ एक साइलेंटली एक मार्च करके और इस तरह का एक प्रोटेस्ट करके हमने आज हमारा जो सपोर्ट है बंगाल के हमारे कॉलीग्स के प्रति वो व्यक्त करना चाहते हैं। आज क्या कोई फैसिलिटीज़ को आप लोगों ने पूरी तरह से बंद किया है या किसी तरह से मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, इस तरह की कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बैनर में साफ साफ लिखा है, हम जनता को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं तुम जैसा ही हूँ। तो हम सिर्फ सबको यही बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों में से ही है, इसमें हम और तुम की कोई बात नहीं है। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट हमारा काम खत्म होने के बाद एक 20-25 मिनट के लिए हमने सिर्फ एक हॉस्पिटल से एक राउंड लगाया, जिससे हम लोग हमारा जो समर्थन है बंगाल के डॉक्टरों के प्रति वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। साइलेंट जो मार्च था वो मुंबई के सिर्फ सायन अस्पताल ही नहीं बल्कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के तकरीबन 5,500 जो मार्ड के अलग अलग डॉक्टर हैं अस्पतालों के, उन्होंने इसी तरह से बंगाल को डॉक्टरों को अपना समर्थन दिया। कैमरा अविनाश लोंडे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। मुल्क भर में डॉक्टरों की हड़ताल का असर भिवंडी के अस्पतालों में भी देखने को मिला है। यहां आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवंडी के सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने शहर की जिले महकमा जाती अफसर को डॉक्टरों के ऊपर हो रहे हमले के खिलाफ मेमोरेंडम पेश करते हुए डॉक्टरों की हिफाजत का मुतालबा किया, साथ कामकाज पूरी तरह से बंद रखा। हज 2019 के लिए महाराष्ट्र से 14 जुलाई को पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस बार एम्बार्केशन पॉइंट पर 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की शर्त खत्म कर दी गई है। अब आज़म हज अपने जिले में ही रिपोर्टिंग की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के नए चेयरमैन जमात सिद्दीकी ने दी। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हज कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक महाराष्ट्र के आज़मीन अब हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से भी सफर हज पर रवाना हो सकते हैं। पेश ये रिपोर्ट।
फरीज़े हज की अदायगी के लिए इस साल महाराष्ट्र से 11,645 आज़मीन रवाना होंगे। इन आज़मीन में बगैर महरम के हज की सआदत हासिल करने वाली ख्वातीन की तादाद 31 है, जो रियासत के 3 अजला से रवाना होंगी। औरंगाबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज की तादाद 1,241 है। स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी का कहना है कि इस साल से हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से भी महाराष्ट्र के आज़मीन हज रवाना हो सकते हैं। महाराष्ट्र के आज़मीन हज का फ्लाइट शेड्यूल 14 जुलाई को मुंबई से हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। 22 जुलाई को औरंगाबाद से रवाना होगी हाजियों की पहली फ्लाइट और 25 जुलाई को नागपुर से हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि इस साल से 2 दिन पहले इम्बार्केशन पॉइंट पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की शर्त मंसूख कर दी गई है। अब आज़मीन अपने जिले में ही रिपोर्टिंग की कार्रवाई मुकम्मल करवा सकते हैं। ये कार्रवाई जिला हज कमेटियों और हज दोस्त के तवस्सुत से मुकम्मल की जाएगी। जो हाजियों की खिदमत में काम करने वाले लोग हैं, जैसे पहले खादिमुल हुज्जाज कमेटी काम करते थे, एनजीओ काम करते थे, उनको ठेका मिलता था। अभी हम लोग उस काम को हज कमेटी के जरिए करने वाले हैं और उस काम को करने के लिए हज कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम लोग हाजी दोस्त भी बनाने वाले हैं। उनके जरिए हम लोग काम को अंजाम देने वाले हैं। स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन ने प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर के हज कोटे में कटौती का मुतालबा किया। इनका कहना है कि टूर ऑपरेटर्स को 30% के बजाय 10% कोटा अलॉट होना चाहिए, जबकि हज कमेटी का कोटा 90% होना चाहिए। हज कमेटी आइंदा साल से उम्रे की सहूलत भी फराहम करेगी। उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं। आइंदा साल से हज कमेटी के तहत उम्रे की सहूलत फराहम की जाएगी। कम खर्च में आज़मीन हासिल कर सकते हैं उम्रे की सआदत। अभी हमने तय किया है कि आने वाले समय में हम लोगों को उम्रा पर भी भेजने का काम महाराष्ट्र हज कमेटी की तरफ से करेंगे, जिससे उम्रा का पैकेज आधे रेट में हो जाएगा। अभी अगर 60,000 में प्राइवेट टूर्स के लोग लेकर जा रहे हैं तो उनसे अच्छा उम्रा हम लोग 35-40,000 में हज कमेटी या महाराष्ट्र की तरफ से करवा सकते हैं। ऐसा भी हमने शुरुआत किया है और ये हज के बाद उसको हम लोग लागू करने वाले हैं। इससे कबल हज कमेटी के चेयरमैन ने औरंगाबाद के जामा मस्जिद में जारी हज तरबियती कैंप का मुआयना किया। आज़मीन हज को हुकूमत की हज पॉलिसी के ताल्लुक से जानकारी दी और जदीद सहूलियात से इन्हें आगाह किया। सरकार ऐसे प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगी, ये व्यवस्था हमने की है। पहले कोई अथॉरिटीज़ नहीं था जो चेक करे। अभी हमने एक रेगुलराइज्ड बॉडी बनाई है, एक गाइडलाइन बनाया है। उस गाइडलाइन के तहत जो काम नहीं करेगा उस पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने 15 दिनों के अंदर जिला हज कमेटियां तश्कील देने का ऐलान तो कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आला इन कमेटियों को मंजूरी भी देंगे। लेकिन क्या वाकई हुकूमत की नामजद कमेटियां अल्लाह के मेहमानों की उसी इखलास और नेक नियति से तरबियत और खिदमत अंजाम दे पाएंगी जैसा कि आज़मीन हज का हक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला के उर्दू मीडियम के 2 तलबा ने नीट और जेईई में कामयाबी हासिल करते हुए इस यकीन को मजबूत बना दिया है कि उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा का मुस्तकबिल भी रोशन है, लेकिन इसके लिए शर्त है मेहनत और ईमानदारी। देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा वक्त में मुसलमान हर तरह से पसमानदगी का शिकार है। ताहम ऐसे नाजुक वक्त में भी अगर हौसले बुलंद हो और एहसासे खुदी पर अज़्म हो तो मंजिल खुद चलकर सामने आती है। ये मिसाल अकोला के उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले 2 तलबा ने पेश की है। अकोला के अब्दुल मोइज खान और हुमैरा तस्नीम ने नीट और जेईई इम्तिहान में कामयाबी दर्ज कर शहर में नई तारीख रकम की है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। डॉक्टर इकबाल उर्दू प्राइमरी और मिडिल स्कूल, मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल की जिन्होंने मेरा बेस मजबूत किया। उसके बाद रहमानी 30 का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे माहौल फराहम किया। वहाँ पर कभी ऐसा हुआ नहीं कि दिमाग पर एकदम बर्डन आ गया कि नहीं आज बहुत ज़्यादा हो गया। रोज़ाना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट, फैकल्टी ये और सेल्फ स्टडी का ज़्यादा निज़ाम, ताकि बच्चों के अंदर मतलब खुद से पढ़ने की सलाहियतें पैदा हो। उधर हुमैरा तस्नीम ने नीट के अलावा एम्स के भी इम्तिहान में कामयाबी दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि हुमैरा के वालिद मौलवी हैं और एक मुकामी मदरसे में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुमैरा ने मौलवी की बेटी होने के बावजूद इस इम्तिहान में कामयाब होकर दूसरी मुस्लिम लड़कियों को भी तालीम की तरफ तरगीब दी है। आमतौर पर ये सोचा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां खासतौर पर मजहबी घराने के बच्चे वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा मुताला है, सब किया जा सकता है।
आगे पढ़ा जा सकता है। आपको मेहनत करनी चाहिए, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आगे जा सकते हैं। गुज़िश्ता साल भी अकोला से इकबाल स्कूल के तालिब इल्म ने नीट में कामयाबी हासिल की थी। अब 2 बच्चों की मजीद कामयाबी के बाद मुस्लिम तलबा में IIT और मेडिकल फील्ड की तरफ रुझान में इजाफा देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में गाजी क्लब के जेर एहतमाम ईद मिलन प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुनक्किदा इस ईद मिलन प्रोग्राम में रुकन असम्बली बच्चू भाव समेत कई सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चू भाव ने कहा कि कौमी यकजहती के फरोग के लिए इस तरह के प्रोग्राम जरूरी है। सोहेल जी को, पंजाब राव जी को, सबको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बहाने मैंने जो बताया कि मुस्लिम समुदाय में जो लोग हैं, जो खास करके हमारे युवा वर्ग है, उनके लिए कोई एजुकेशन के बारे में अगर एक अच्छा जो ईद मिलन में खीर खुरमा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ दिमाग की खुराक भी मिलेगी। इस टाइप को लेकर अगर ईद मिलन हम अच्छा करेंगे तो बिल्कुल ताकत से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। देखो अभी मुस्लिम तबके के अंदर हम देखे जाए तो एजुकेशन में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब युवक भाई को कि अगर एजुकेशन में हमें अगर आगे बढ़ना पड़ेगा तो खीर खुरमा के साथ कुछ ऐसा नॉलेज का कार्यक्रम लेना पड़ेगा जिससे हमारा ज्ञान और बढ़ेगा और लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। देखो एक बात अगर पता नहीं होती है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। तो एजुकेशन के बारे में क्या हो रहा है देश के अंदर, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ है, इसका अगर तालमेल लग जाए तो मेरे को लगता है रोड और रास्ते के साथ हमारे खुद का विकास अगर आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। जोधपुर से CJM कोर्ट से अदाकार सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। अदालत को गुमराह करने के सिलसिले में दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। सलमान ने हथियार खो जाने के सिलसिले में अदालत में हलफनामा दाखिल किया था। 2006 में सरकारी वकील ने सलमान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। 13 बरस बाद अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार और गैर कानूनी हथियार रखने के सिलसिले में सलमान के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए थे। जो अभियोजन पक्ष ने 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश कर रखे थे, जिसमें बताया गया है कि सलमान खान ने अपने लाइसेंस के गुम होने की झूठी सूचना अदालत में दी और झूठे शपथ पत्र पेश किए। इस संबंध में करीब 16 साल की सुनवाई के पश्चात आज अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। अदालत ने माना कि बेंगलुरु के टयानरी रोड ईदगाह की कोई भी जगह मेट्रो ट्रेन को नहीं दी जाएगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियत बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान ने ये बात कही है। ईदगाह जदीद ट्रस्ट बोर्ड के वफ्द ने ज़मीर अहमद खान से मुलाकात की। वज़ीर अक़लियत बहबूद ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के अफसरों के साथ भी मीटिंग हुई है। ईदगाह के अहाते में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्कूल की जगह चंद सालों के लिए मेट्रो इंतजामिया इस्तेमाल करेगी, लेकिन ईदगाह की जगह जूं की तू रहेगी। मकामी लोगों को इस सिलसिले में तशवीश ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये टारी रोड ईदगाह का एक अफवाह फैलाया गया था कि कमेटी वालों ने ये जगह मेट्रो को कुछ 100 करोड़ में बेच दिया, ईदगाह चला जा रहा है करके बोल के अफवाह सोशल मीडिया के अंदर अफवाह फैला गया था। ये सरासर गलत है। अभी मेट्रो के तमाम ऑफिसर इंक्लूडिंग MD के साथ अभी मीटिंग हुई है। ईदगाह और प्लस खबरस्तान की 1 इंच भी जगह नहीं जा रही है। टोटल 9 एकड़ 35 गुंठा जगह है, उसके अंदर 8 एकड़ के अंदर वो ईदगाह प्लस खबरस्तान है, उसके अंदर 1 इंच। कर्नाटक के रायचूर में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फरोग उर्दू के पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में आई। रस्मी इजरा तकरीब में शहर के मजहबी रहनुमाओं, दानिशवरों और मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने कसीर तादाद में शिरकत करके कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की मुहिब्बान उर्दू से अपील की। कर्नाटक के रायचूर में जोरों शोर के साथ कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फरोग उर्दू की तैयारियां जारी है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी,
और सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के इश्तराक से 22 जून को उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा। प्रोग्राम के सिलसिले में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के दफ्तर पर उर्दू कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। रस्म इजरा तकरीब में रायचूर शहर के मजहबी रहनुमाओं, दानिश्वरों, मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा के अलावा ऑर्गेनाइजर ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के सरकर्दा शख्सियतों के अलावा माहिरीन तालीम, सहाफ़ी और मिली व समाजी रहनुमा शिरकत करेंगे। इस दौरान मुंतज़मीन ने मुहिबान उर्दू से कसीर तादाद में शिरकत करके कुल हिंद कॉन्फ्रेंस बराए फ़रोग़ उर्दू को कामयाब करने की अपील की। ये अल्लाह का एहसान है कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो 22 जून को मुनक़िद की गई है, उसके इश्तिहारात की रस्म इजरा की गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के सरकर्दा लोग ने शिरकत की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में बहुत ही बड़े बड़े लोग मुख्तलिफ इलाक़ों से दूर दराज से सफ़र करते हुए शहर रायचूर को आने वाले हैं। कर्नाटक हज कमेटी और मजलिस रहबर हुजाज कमेटी गुलबर्गा की जानिब से गुलबर्गा में 2 रोज़ा तरबियती हज कैंप का इनेकाद किया गया। हैदराबाद कर्नाटक के अजला के अलावा पड़ोसी रियासत एबी के शहर अधूनी के आज़मीन हज ने भी शिरकत की। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। माहिरीन उमूर हज का कहना है कि अदायगी हज के लिए सिर्फ मनासिक हज का जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सफ़र हज के दौरान पेश आने वाले तमाम इम्कानात और उसके तदारुक का जानना भी ज़रूरी है। गुलबर्गा में मुनक़िदा हज कैंप में मनासिक हज के साथ साथ सफ़र हज के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली रोशनी डाली गई। कैंप है, पैकिंग है, एयरपोर्ट है, ट्रैवल है, जिद्दा टर्मिनल है, उसके बाद मक्के और मदीने की रहाइशें हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज है, कस्टम्स हैं, तो इसको वापसी में क्या करना है और हज के 5 दिन वहाँ पर आपको क्या क्या हालात हैं आपको दरपेश होंगी, रेलवेज़ वहाँ की ट्रेन की हालत क्या है, वहाँ के प्लेटफार्म पे क्या हालत होती है, वहाँ की पुलिस का बर्ताव कैसे हुआ करता है, आपके पैसे गुम जाएं तो क्या करें, मरीज़ हों तो क्या करें।